सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एक फ्री सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज़ जो है उसमें क्या होगा, उसमें आपको जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है, जैसे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन तमाम सब्जेक्ट का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होगा वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ये पेड बैच नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सीरीज़ स्टार्ट करने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि सर फाउंडेशन बैच स्टार्ट कीजिए, पेड कोर्स स्टार्ट कीजिए, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अपकमिंग आने वाला समय में। तो मैंने ये सोचा कि चलो क्यों ना ऐसा सीरीज़ स्टार्ट किया जाए यूट्यूब पे ही, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसके लिए आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। यही चीज़ अगर आप किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। मैं खुद किसी कोचिंग में पढ़ाता तो आपको लाखों रुपए वहाँ पे पेड करके फिर क्या करना पड़ता, क्लास करना पड़ता। लेकिन वही चीज़ मैं आपको फ्री में इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसका 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो है कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये है ना चीज़ मिल जाए, जिसके लिए उनको कोई फ़ी पे नहीं करना पड़े। दूसरा चीज़ ये है, उन स्टूडेंट को, उन गरीब स्टूडेंट को जिनके पास वो उतना संसाधन नहीं है कि वो किसी अच्छे शहर में या कोई कहीं बाहर जा कर के लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे पढ़ाई करे, उनके लिए भी खास करके मेरा ये वीडियो जब उन तक पहुँचेगा तो उनको बहुत हेल्प करेगा। और अपकमिंग एग्ज़ाम में अगर 1% स्टूडेंट के पास भी ये पहुंच पाए और 1% स्टूडेंट भी अगर एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं इन क्लासेस की वजह से, तो मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि ये होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो कि कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते या किसी बड़े शहर तक नहीं पहुंच पाते। तो चलिए, ये सीरीज़ क्या होगा मैं आपको बता दूं। इस सीरीज़ में मैंने आपको बताया जैसा कि जनरल स्टडी का सारा सब्जेक्ट का जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा सारा बहुत डिटेल में कराया जाएगा। मेरा टारगेट क्या रहेगा, कौन कौन एग्ज़ाम टारगेट रहेगा, मैं आपको ये बता दूं। एक तो यूपीएससी रहेगा, एक बीपीएससी, है ना। बीपीएससी खास करके क्योंकि बीपीएससी के मेरे आसपास जितने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग बीपीएससी को लेकर के, है ना, बहुत सीरियस भी है और वो अच्छा क्लास करना चाहते हैं। तो मैं सोचा कि चलो इसको ध्यान में रख के, है ना, तो बीपीएससी ध्यान रहेगा। इसके अलावा एसएससी भी, है ना, जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज का तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जनरल स्टडी का बहुत बड़ा रोल होता है ना, जैसे बिहार सचिवालय हो गया, बिहार दारोगा हो गया, है ना, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। तो इस तरह का तमाम जो एग्जाम होता है उन सारे एग्जाम में आपको ये क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा ये सीरीज जो हम लोग चलाएंगे। ठीक है, इस सीरीज में एक तो पहला चीज की क्वालिटी एजुकेशन आपको दिया जाएगा। हो सकता है अभी मैं, है ना, स्मार्ट बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन स्मार्ट स्टडी जरूर करवाऊंगा, इतना वादा है, या जो मेरे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि आपको बोर्ड और इतना ताम झाम मैं नहीं कर रहा हूं। ताम झाम नहीं है यहाँ पे, है ना, ताम झाम नहीं है, लेकिन स्टडी में आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगा जो आपका भविष्य संवारेगा। मैं ताम झाम पूरा कर दूं और क्वालिटी एजुकेशन ना दूं तो वो कोई काम का नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़। दूसरा चीज़ ये कि ये जो सीरीज़ चलेगा तो उसको मैं क्या करूँगा, पार्ट वाइज बांट दूंगा, है ना। जैसे कि चलिए मैं आज इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करता हूँ। बीपीएससी में इस बार स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर इकोनॉमिक्स में बहुत फंसे, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। मैं आपको बताऊँ, इकोनॉमिक्स खास करके बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। अगर आप उसको तोड़ तोड़ के एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ, मैं तरीका भी बताऊंगा और जो जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका बहुत सारा क्वेश्चन भी बताऊंगा, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है वो सब भी बताऊंगा। देखना बहुत आसान होता है ये तरीका, है ना, सब ये करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से, है ना। ये सीरीज तो इकोनॉमिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इकॉनमी का मैंने वीडियो बनाया है, शायद 4-5 वीडियो होगा, जो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इकॉनमी एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने वहाँ पे बताया है। पूजा मैम ने एक क्लास लिया था इन्फ्लेशन का, है ना, तो इन्फ्लेशन भी आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उठाते हैं, सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसका फ़ायदा ज़रूर आप लोग उठाइएगा, इसका फ़ायदा उठा लीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन का एक बार आप क्लास देख लीजिएगा, अगर जिन्होंने देखा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है ना, और इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ जितना शब्दावली है उन सारे शब्दावली को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए
जो हम लोग उसका टर्मोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ टर्मोलॉजी जो इंपॉर्टेंट, जो अक्सर न्यूज़ में भी आता है, करंट अफेयर्स में भी आप पढ़ते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, है ना, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति आपने पढ़ा। अब उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, एक टर्म है, वो है डीफ्लेशन, है ना। वो क्या है? डीफ्लेशन, उसको हम लोग बोलते हैं डीफ्लेशन। अब समझते हैं ये डीफ्लेशन क्या होता है ना। डीफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है कि जब लगातार वस्तु एवं सेवा का मूल्य में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। और जो वृद्धि होता है उसमें पूजा मैम ने बताया होगा आपको कि एक बास्केट होता है, उस बास्केट में जितना वस्तु और सेवा दिया जाता है उसका जो एवरेज मूल्य वृद्धि निकाला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। या फिर आप क्या पढ़े होंगे कि जो करेंसी होता है किसी भी कंट्री का, उसका परचेजिंग पावर जो है, कैपेसिटी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाए? कम होते जाए, तो उसको हम लोग, या कमजोर हो जाए, वो करेंसी कमजोर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब समझिएगा, इन्फ्लेशन का ही उल्टा क्या है? डिफ्लेशन, है ना। नाम पे जाओ, इन्फ्लेशन का ही उल्टा क्या है? डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में जस्ट उल्टा कर दीजिएगा आप। डिफ्लेशन क्या होता है? कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डिफ्लेशन, स्टेटमेंट दे, है ना। तो डिफ्लेशन क्या होता है? तो डिफ्लेशन का मतलब होता है जब कंटिन्यूअसली डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। मतलब लगातार गुड्स और सर्विसेज का प्राइस जो है वो क्या करे? डिक्लाइन करे, गिरे। मतलब इन्फ्लेशन में आप क्या पढ़ते हैं कि प्राइस क्या हो? अप हो, ऊपर की ओर जाए। डिफ्लेशन में क्या हो जाता है? नीचे की ओर जाना, है ना। डिफ्लेशन में क्या होता है? नीचे की ओर जाना। अब सवाल ये बनता है, ये तो सिंपल परिभाषा हो गया डिफ्लेशन का। सवाल ये बनता है कि जो डिफ्लेशन होता है इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। अब देखो, यहां पे एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन से आपको फंसाता है, यहीं पे हम लोग फंसते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी टर्मोलॉजी पढ़िए, उसका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि एग्जाम में कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंसोगे नहीं। क्योंकि एग्जाम में हूबहू यही लाइन नहीं पूछेगा आपसे। अगर हूबहू यही लाइन पूछता तो सारे स्टूडेंट निकल जाते ना। तो हूबहू जरूरी नहीं कि आप जो किताबों में लाइन पढ़ते हैं या टीचर्स आपको जो लाइन पढ़ाते हैं वही सेम आप लाइन आपको एग्जाम में ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि रट्टू तोता वाले लोग जो स्टूडेंट है वो लोग ज्यादा है जो एग्जाम दे रहे हैं। मतलब रट के हम लोग क्या किए? रटे हैं और जाके वहां पे सोचे रटा हुआ चीज मिल जाए। नहीं, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट, की पॉइंट, कीवर्ड, ये सब चीज आपको समझना है और बहुत स्मार्ट स्टडी करके आप एग्जाम को क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं। तो वैसे ही डिफ्लेशन आपको समझना है। यहां पे समझना ये है कि किस कारण से मूल्यों में उसका क्या होगा? पतन होगा, मूल्यों का पतन होगा। प्राइस क्या होगा? डिक्लाइन होगा। किस कारण से हो सकता है? अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे या किसी इंटरव्यू में पूछेगा कि डिफ्लेशन होने के पीछे का क्या कारण है, मतलब जब लगातार प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप बताइए, सोचिए क्या क्या हो सकता है। देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूं, आप पॉइंट नोट डाउन करते चलिए और आप सोचिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज। पहला चीज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो बताइए डिफ्लेशन देखने को मिल सकता है कि नहीं? बिल्कुल मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े मतलब बेरोजगारी दर क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो बेरोजगारी दर, अब एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन देता है कि डिफ्लेशन के क्या क्या कारण हो सकता है। एग्जाम में कैसे ऑप्शन देगा? 1 2 3 4, फिर उसके नीचे देगा ऑप्शन कि ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऐसे करके ऑप्शन क्या करता है? देता है। तो वहां पे आप फंसोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बता दोगे, आपको याद करना नहीं है, रटना नहीं है। आप सोचो, बेरोजगारी होने से डिफ्लेशन क्यों होगा? तो बेरोजगारी होने से आप समझना, जब हम बेरोजगार हो जाते हैं, हमारे पास जब हम बेरोजगारी दर बढ़ जाएगा किसी भी कंट्री का, तो आप बताइएगा बेरोजगारी दर बढ़ने से जो बेरोजगार हैं उनके पास पैसा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। और जब पैसा नहीं आएगा तो क्या वो डिमांड करेंगे मार्केट में? नहीं करेंगे। और जब वो डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ? वस्तु और सेवा का दाम, है ना, वो क्या होगा? दर घटेगा, डिक्लाइन होगा। मतलब क्या है समझना कि मेरे पास पैसा बहुत आता था तो मैं बहुत खर्च करता था, कल को मेरे पास पैसा कम आने लगे तो मैं अपना खर्च को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं आए तो मैं क्या करूंगा? वो सारे खर्च को, है ना, जो मैं खर्च कर रहा हूं वो खर्च को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो आप ऐसे समझना, अपने से जोड़ के देखना। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से, बेरोजगारी बढ़ने से डिफ्लेशन देखने को आपको मिल सकता है ना। दूसरा चीज समझना, सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा हो जाए उसके कारण भी डिफ्लेशन होगा। जैसे मान लो ये पेन है, मान लो कि 10 पेन मैं बनाता था और 10 कस्टमर मेरे थे, तो क्या होता था? मेरा पेन सारा बिक जाता था।
10 पेन बना रहा हूं, 10 कस्टमर आ रहे हैं, इसको पेन को लेके जा रहे हैं। कल को क्या हो जाए, 10 पेन ही मैं बनाऊं, लेकिन सप्लाई कितना है, 10 ही है, लेकिन डिमांड कम हो जाए। मतलब अब क्या है, अब 5 ही कस्टमर आ रहे हैं। समझिएगा बात, 10 पेन मैं बना रहा हूं, कस्टमर कितने आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं। अब 5 मेरे पास सरप्लस बच गया ना, उसको भी तो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए ऑफर दूंगा, डिस्काउंट रेट पे लीजिए, ये पेन लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, वस्तु का इसका दाम क्या करूंगा, घटाऊंगा। बढ़ा तो सकता नहीं, बढ़ाता कब है, जब डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। तो डिमांड क्या हो रहा है, यहां पे घट रहा है। तो डिमांड अगर ये है ना, या फिर डिमांड उतना ही रहे, सप्लाई बढ़ जाए। मतलब 10 डिमांड होता था पहले, 10 पेन में बनाता था, मैंने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब मेरे पास 20 पेन मान लो कि मैंने प्रोडक्शन कर दिया, सप्लाई मैंने कितना 20 और डिमांड कितना 10। मतलब अगर सप्लाई भी बढ़ जाए और डिमांड उतना ही रह जाए तो भी आपको क्या मिलेगा, डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। एक कारण यह भी माना जाता है डिफ्लेशन का कि अगर किसी इकोनॉमी में बूढ़े लोग ज्यादा है तो याद रखिएगा वहां पे भी आपको डिफ्लेशन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो बूढ़े लोग होंगे वो डिमांड कम करेंगे, ऐसा मान्यता है ना, ऐसा होता है। अब जैसे मान लो कि आप मान लो जींस पहनते, आपके दादाजी धोती कुर्ता पहन रहे मान लो। अब आप दादाजी को बोले कि दादाजी चलिए लेवाइस का जींस है, बाय 1 गेट 1 फ्री दे रहा है, तो दादाजी क्या बोलेंगे, लाठी लेके मारने आपको आएंगे, बोलेगा अच्छा हम बुढ़ापा में जींस पहने। क्योंकि वो डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड कौन करता है, युवा करता है। इसलिए देखिएगा मार्केट का जो एक स्ट्रेटेजी होता है, रणनीति ये होता है कि ऐसा जगह पे आप अपना मार्केट स्थापित करो, ऐसा जगह पे अपना बिजनेस स्थापित करो जहां का जनसंख्या युवा हो। क्योंकि आप युवा है तो आप डिमांड करोगे, आपको कपड़ा चाहिए, आपको घड़ी चाहिए, आपको चश्मा चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे। तो आपकी डिमांड के कारण अर्थव्यवस्था क्या होगा, चलेगा। लेकिन अगर ओल्ड एज की संख्या ज्यादा है तो वहां पे आपको ये देखने को नहीं मिले। तो ओल्ड एज अगर किसी इकोनॉमी में ज्यादा है, ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आए तो भी डिफ्लेशन है ना, तो भी डिफ्लेशन हो सकता है वहां पे। क्लियर है? तो ये कारण क्या हो सकता है, डिफ्लेशन का मैंने आपको बताया है ना। तो चलिए ये हो गया डिफ्लेशन। अब इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा शब्दावली है, उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज बस मेरा उद्देश्य ये था कि आपको बताना कि हम लोग जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसका बस एक छोटा सा है ना, बस इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें डिसइंफ्लेशन क्या होता है ना, रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर है? तो इस सीरीज का उद्देश्य आपको समझ में आ गया है ना। इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट के लिए जो कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। चलिए धन्यवाद।